आदाब। न्यूज़ 18 उर्दू की खास प्रोग्राम चलती रहेगी जिंदगी में आपका इस्तकबाल करते हैं। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। कमाले बुज़दिली है पस्त होना अपनी नज़रों में, अगर थोड़ी सी हिम्मत हो तो फिर क्या हो नहीं सकता। हिम्मत, लगन और मेहनत कामयाबी की निशानी है। बगैर इसके कामयाबी की कोई इबारत नहीं लिखी जा सकती। इंसान को उसकी थोड़ी सी हिम्मत बहुत कुछ करने पर मजबूर करती है। और जब हिम्मत की बात हो तो यूपीएससी में कामयाब तलबा की बात ना की जाए, ऐसा हो नहीं सकता। इसलिए आज हमने चलती रहेगी जिंदगी में दो कामयाब तलबा सदफ चौधरी और फैजान अहमद को मदऊ किया है, जिनकी तस्वीरें आपसे कुछ देर बाद टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, जिन्होंने यूपीएससी में 23वां और 58वां रैंक हासिल किया है। तो ना सिर्फ आप इनकी तस्वीरें देख रहे हैं, बल्कि आज अपने खास शो का हिस्सा हमने इन्हें बनाया है। तो चलिए सबसे पहले तारुफ करा देते हैं। तो खास मेहमान हमारे दरमियान जुड़ रहे हैं, जिनका जिक्र मैंने इंट्रो में कुछ देर पहले किया। सदफ चौधरी साहिबा, जिन्होंने यूपीएससी में 23rd रैंक हासिल किया है। आपको बहुत मुबारकबाद और शुक्रिया न्यूज़ 18 उर्दू को वक्त देने के लिए। साथ ही साथ एक और ख़ास मेहमान हमारे दरमियान मौजूद हैं, जिन्हें बुलाने का मकसद ये है कि उन्होंने जो कामयाबी की इबारत लिखी है, इस कामयाबी के पीछे क्या क्या वजूहात और राज हैं, हम जानेंगे। 58th रैंक हासिल करने वाले फैजान अहमद साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया न्यूज़ 18 उर्दू को वक्त देने के लिए, और बहुत बहुत मुबारकबाद न्यूज़ 18 उर्दू आप दोनों को देता है। सदफ चौधरी साहिबा, सबसे पहले मैं आपके पास आऊँ, चूँकि इस प्रोग्राम की शुरुआत में मैंने हिम्मत की बात कही थी, एक शेर से इसकी शुरुआत की थी। आप हमें ये बताइए और व्यूवर्स को कि कौन सी ऐसी चीज़ थी कि आप हिम्मत कर पाएं कि इस फील्ड में सिविल सर्वेंट आपको बनना है। कब आपने सोचा, कब वो हिम्मत आपके जहन में आई जिस पर आप चल पड़ी, और आज उसकी कहानी और उसका आउटकम हम लोगों के सामने। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे प्लेटफॉर्म देने के लिए। और रिगार्डिंग मेरी सिविल सर्विसेज की जर्नी, ये ख्याल मन में बहुत पहले से था कि सिविल सर्विसेज करना है। शायद बचपन से था, न्यूज़पेपर वगैरह में देखती थी कि कैसे एडमिनिस्ट्रेशन में लोग काम करते हैं, ग्रास रूट लेवल पे चेंज लेके आते हैं। तो ये चीज कहीं ना कहीं मन में थी। लेकिन उसके बाद थोड़ा करियर बैकअप और वो सारी चीजें, तो मैंने इंजीनियरिंग की, फिर मैं जॉब कर रही थी। पर एक बार जब मैं थोड़ा लाइफ में कंफर्टेबल हो गई थी, तो वो चीज दोबारा से एक बार फोर फ्रंट पे आने लगी। मुझे लगा कि नहीं, मुझे ट्राई करना चाहिए, अपने सपनों को एक शॉट देना चाहिए। और इस तरह से 2018 में मेरी सिविल सर्विसेज की जर्नी स्टार्ट हुई। मैंने अपनी जॉब क्विट की, प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया, और ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट था, और अल्लाह के शुक्र से मैं इसमें कामयाबी हासिल कर पाई। ठीक है, फैजान अहमद साहब, मैं आपके पास आऊँगी। सदफ साहिबा, फैजान साहब, आपसे मेरा सवाल ये है कि आपने कब हिम्मत करी इस फील्ड में जाने की? जी मैम, 2018 में मैंने अपना बीटेक का ग्रेजुएशन था, उसका खत्म होने के बाद से मैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज के एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, और ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट था ओवरऑल। अच्छा। इसमें अल्लाह ने मुझे कामयाबी दी। आप दोनों में मुमासलत ये है कि 2018 के बाद से आपने भी शुरुआत की, और सदफ साहिबा जिन्होंने 23 रैंक हासिल किया, उन्होंने भी 2018 से शुरुआत की। और सिर्फ बात आप दोनों में थोड़ी सी ख़ास ये हो जाती है कि आप दोनों ने भी सेकेंड अटेम्प्ट में ये कामयाबी हासिल की है। सदफ साहिबा, आप के लिए उस वक्त बहुत ज़्यादा पशोपेश का लम्हा रहा होगा, क्योंकि आपने जॉब छोड़ी, जॉब के बाद एक जॉब छोड़ना, कंफर्टेबल लाइफ जीना, फिर उसके बाद ये सोचना कि क्या मैं ऐसा कर पाऊंगी या कर पाऊंगा। उस वक्त ये फैसला लेना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन आपने लिया। काफी बड़ा गैम्बल था मेरे लिए कि मैं एक वेल पेइंग जॉब थी, सेटल्ड लाइफ थी, उसको लीव करके आप एकदम घर जा रहे हैं, और आपको पता है कि आपको एक बहुत ही रिग्रेस लाइफ लीड करनी पड़ेगी आने वाले टाइम में, 1 साल 2 साल, क्योंकि एग्जाम साइकिल काफी लंबी चलती है। तो कई बार सेल्फ डाउट्स भी होते थे। देखती थी आसपास लोगों को करियर में आगे बढ़ते हुए, तो लगता था कि कहीं गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया है। लेकिन मन में एक कन्विक्शन थी कि नहीं, अगर मेरा ये सपना है और अगर मैं डेडिकेशन से काम कर रही हूँ तो मुझे रिजल्ट्स मिलेंगे। और आज शायद वही एक डेडिकेशन, वही एक कन्विक्शन मेरे काम आई। जी, आपके पास मैं लौटूंगी फिर से। फैजान साहब, आपसे मेरे सवाल है, क्योंकि यूपीएससी के लिए कहा जाता है, और इसकी जीती जागती मिसाल सदफ साहिबा हैं, उन्होंने सेल्फ स्टडी की है, लेकिन ये बात एक मिथ है। मैं ये चाहती हूँ कि आप व्यूवर्स के सामने आप दोनों ये बताएं कि सिविल सर्विस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है और ऐसी जगह है जहां पर आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। तो आप की जर्नी कैसी रही? क्या आपने किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी इंस्टीट्यूट का सहारा लिया, फैजान? जी,
तो 2018 में जैसे मैंने बताया कि ग्रेजुएशन होने के बाद मैंने ये तय किया था कि मुझे यूपीएससी सिविल सर्विसेज में ही जाना है। तो उसके लिए मैंने इस तरह की कोई जो कोचिंग, प्राइवेट कोचिंग चलती है वो तो मैंने नहीं करी, लेकिन हाँ मैंने इस तरह की तंजीम और इदारे जो चलते हैं जो भारत सरकार है उसकी तरफ से, जैसे सबसे पहले तो मैंने MS एकेडमी करके हैदराबाद है जो एक यूपीएससी का गाइडेंस प्रोग्राम चलाते हैं अपने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR के तहत। तो मैं उसमें जुड़ा, 1 साल मैंने हैदराबाद में रहा, मेरा पहला अटेम्प्ट भी वहीं पर ही था। उसके बाद जो मेरा दूसरा पहले अटेम्प्ट में मुझे कामयाबी नहीं मिली, उसके बाद मैंने तय किया कि मुझे दिल्ली जाना चाहिए। तो दिल्ली में जामिया मिलिया इस्लामिया रेजिडेंशियल कोचिंग एकेडमी में जो भारत सरकार एक प्रोग्राम चलाती है माइनॉरिटीज SC ST के लिए, तो उसमें ओवरऑल कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम चलाया जाता है जिसमें सीनियर्स और जूनियर्स को एक साथ रख के इस तरह का एक माहौल मुहैया करवाया जाता है जहाँ आप आराम से तैयारी कर सकते हैं, लाइब्रेरी वाईफाई वगैरह की फैसिलिटी रहती है। तो इस तरह से मैंने अपनी तैयारी करी। बाकी उसके अलावा जितना भी था अल्हम्दुलिल्लाह से सेल्फ स्टडी करी, और कभी कभार यूट्यूब पे इस तरह के कुछ काफी अपने आज के टाइम में लेक्चर्स देखने को मिलते हैं तो वो देखा करता था जी। और इस तरह की मेरी तैयारी रही है जी। सदफ साहिबा, तैयारी करते टाइम बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, अप्स एंड डाउन्स आते हैं, उस वक्त यूपीएससी एस्पिरेंट्स अपने आप को कैसे तरोताज़ा और कैसे एक कंसिस्टेंसी बरकरार कर पाते हैं? ये कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी हो जाता है क्योंकि कोई एक दिन का ये वक्फा नहीं होता, लंबी जर्नी होती है, जैसा कि पहले कुछ देर पहले आपने कहा। जी बिल्कुल, और लोज एंड हाइज सबके होते हैं। कभी आपको लगता है कि आज आप बहुत अच्छा मोटिवेशन के साथ पढ़ाई कर पाए, कभी उतने अच्छे दिन नहीं होते हैं। तो मेरा पहला मंत्र ये था कि मुझे अपने वीकली टारगेट्स में सेट करती थी कि मुझे इतना कंप्लीट करना है। अगर मान लीजिए कभी मैं 8 घंटे की जगह 6 ही घंटे दे पाई तो मैं अगले दिन 10 घंटे देके उसको कॉम्पेंसेट कर लिया करती थी। दूसरा, मुझे लगता है कि बीच में एक रेगुलर ब्रेक्स भी बहुत जरूरी है। हर 15 दिन में, बहुत से बहुत 1 महीने में आप ब्रेक लीजिए, बाहर जाके अपने फ्रेंड्स से मिलिए, मूवीज देखिए, जो भी आपको करना पसंद है, आपको कुकिंग करना पसंद है आपको कीजिए, आर्ट कीजिए। तो अपनी हॉबीज, अपनी एक पर्सनल लाइफ आपको बैलेंस बना के चलना है। आपको ऐसे गिव अप नहीं करना है कि बस सिर्फ पढ़ाई करनी है, क्योंकि वो आपकी मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत नुकसानदायक है और आपका रिजल्ट भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं उससे अफेक्ट हो जाता है जी। लेकिन एक जॉब छोड़ी आपने, क्योंकि जॉब होल्डर के लिए रहता है कि मंथ के एंड में उन्हें सैलरी मिलती है, ये सब चीज़ें उस दरमियान नहीं हुई होंगी। तो कैसे बैलेंस किया आपने? और साथ ही ये बताइएगा कि चूँकि आप सेल्फ स्टडी करते हुए इस फील्ड में कामयाब हुई हैं, तो उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगी जो इस वक्त सेल्फ स्टडी कर रहे हैं और फिर उन्हें लगता है कभी कभी कि नहीं, सेल्फ स्टडी से नहीं होगा? रिगार्डिंग जॉब और सैलरी वाली चीज, सो आई न्यू कि ये चीज होगी। सो जब मैं 2 साल काम कर रही थी तो मेरा एक था, मैं अपनी सेविंग्स का एक पार्ट इसलिए रखती थी कि ताकि मैं जब घर जाऊं कभी प्रिपरेशन करने के लिए, या घर ना भी जाऊं, कोचिंग करूं, जैसे भी मुझे सही लगे, तो मैं उसमें सस्टेन कर पाऊं अपने आप को। तो आई थिंक वो काफी फोरसाइट वाली प्लानिंग मेरी रही, तो मुझे कोई ड्यूरेशन में दिक्कत नहीं आई जब मैं प्रिपेयर कर रही थी। और रही बात उन लोगों की जो लोग सेल्फ स्टडी करते हैं, मुझे लगता है आप अगर कोचिंग भी ले रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपका स्टडी मटेरियल आपको मिल जाता है, पढ़ना लेकिन फिर भी आपको ही पड़ता है। तो अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो इंटरनेट आज आपके पास है, इतना पावरफुल मीडियम है जहाँ पे सारे रिसोर्सेज है, सारे टॉपर्स की स्ट्रेटेजी है, गाइड करने के लिए टेलीग्राम वगैरह चैनल्स भी है आजकल। तो आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि आप कैसे स्ट्रेटेजिकली उन रिसोर्सेज को यूज कर सकते हैं। अल्टीमेटली पढ़ाई आपको ही करनी है, चाहे आप खुद से करें चाहे कोचिंग से करें। बिल्कुल फैजान साहब, मैं इसका जवाब आपसे भी चाहूंगी। आप कोटा से आते हैं, हालांकि कोटा किसी और चीज़ के लिए मशहूर है, हम सब जानते हैं, लेकिन आपने यूपीएससी में 58th रैंक हासिल किया है। इस कामयाबी का सहरा आप किसे देना चाहेंगे? क्या ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जहां से आपने सहारा लिया उन लोगों को भी कामयाबी का सहरा अपना देना चाहेंगे, या फिर बजाते खुद जो आपने सेल्फ स्टडी की वो है आपकी मेहनत? जी, मैं कहना चाहूँगा कि आज जो मुझे कामयाबी मिली है, ये सिर्फ मेरी ही कामयाबी नहीं, इसमें काफ़ी लोगों की एक अहम किरदार रहा है जो उन्होंने निभाया है। सबसे पहले तो इसमें मैं अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहूँगा कि जिसकी बदौलत आज मैं यहाँ खड़ा हूँ। उसके साथ साथ ही मैं अपने मरहूम दादी और मेरे मरहूम जो दादा थे, उनका एक सपना था बचपन से मेरे लिए कि इस तरह का कुछ करना है मुआशरे के लिए, उनके लिए, वतन के लिए, बिना किसी भेदभाव के, जिसमें हम सभी के लिए कुछ ना कुछ कर सके। तो ये एक मेरे लिए एक मोटिवेशन हमेशा से रहता था। और इसके बाद मेरे
जो मेरे वालिदैन थे, मेरे घर वाले, मेरे परिवार वाले, और साथ ही साथ सबसे ज़रूरी एक मैं ये भी कहूँगा कि जो मेरे दोस्त थे, जिन्होंने हमेशा मेरा हौसला अफजाई करती रही, मेरा मोटिवेशन रहे। कोरोना के दौरान जब कभी मुझे थोड़ा डिप्रेशन टाइप अगर कुछ फील होता था, पढ़ने का मन नहीं करता था, तो वो हमेशा मेरे लिए खड़े रहते थे, मेरे से बात करते थे, मेरा हौसला अफजाई करते थे। और साथ ही साथ जिस इंस्टीट्यूट से मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, MS अकेडमी और जामिया मिलिया, उनका भी मैं तहे दिल से शुक्र अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे इस तरह का माहौल मुहैया करवाया, जहाँ पे आप बिना किसी परेशानी के, बिना किसी और चीज़ के, आप सिर्फ पढ़ाई पे बिल्कुल फोकस कर सकते हैं। साथ ही साथ को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी वहाँ प्रोवाइड करवाई जाती थी, ताकि इंसान दिन भर में 8-10 घंटे पढ़ने के बाद अपने आप को रिफ्रेश कर सके, थोड़ा अच्छा फील कर सके और फिर से अगले दिन पढ़ाई में जुट सके। तो इन सभी लोगों को, सभी ऑर्गेनाइजेशन को मैं अपनी तरफ से तहे दिल से शुक्र अदा करना चाहता हूँ। जी सदफ, आपके पास मैं आती हूँ इस सवाल के साथ। चूंकि फैजान साहब ने अपनी स्ट्रगल स्टडी के बारे में बताया, आपने सेल्फ स्टडी की घर पर रहकर। घर में बाज़ दफ़ा ये माहौल नहीं मिल पाता है कि क्योंकि बहुत सारे मिलने जुलने वाले लोग आ जाते हैं, उन सब से खुद को अलग करना कितना मुश्किल था आपके लिए? हाँ मैम, मैं बहुत स्टूडेंट नहीं थी, तो मुझे लगता था कि हाँ काफी चीजें मिस कर रही हूँ, क्योंकि बाहर सब लोग बात कर रहे हैं और मैं रूम में बैठ के पढ़ रही हूँ। लेकिन आई थिंक जो टारगेट्स जो मेरे थे उन्होंने मुझे अपने ट्रैक पे रखने में हेल्प की कि नहीं आज इतना करना है तो आप कैसे भी करके कॉम्पनसेट कीजिए, कैसे भी एडजस्ट कीजिए। प्लस मुझे लगता है कि मेरी फैमिली का एनवायरनमेंट काफी सपोर्टिव था, वो लोग मुझे कभी भी ऐसे डिस्टर्ब नहीं करते थे। काफी पेरेंट्स भी, मेरे भाई बहन भी, मुझे कोई हेल्प चाहिए होती थी तो वो उसमें मेरी एकदम हेल्प भी करते थे नोट्स वगैरह में। लड़कियों के लिए कहा जाता है कि हम लोग घर में कितने भी कामयाब हो जाते हैं, थोड़े बहुत काम तो हमें करने ही पड़ते हैं, चाहे अपने लिए हो, अपने अपनों के लिए हो, कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है। तो इस दौरान क्या आपने घर में भी थोड़ा बहुत हाथ बटाया अपनी अम्मी का, वालिदा का, या फिर नहीं सिर्फ स्टडी पे फोकस रखा? ये बहुत खुशी की बात मेरे लिए रही कि मेरे घर में एक जो आपके जेंडर जॉब रोल्स होते हैं कि आपको ये काम करना ही करना है, तो मेरे घर में ऐसा कुछ था नहीं। और हम लोग सभी लोग मिल बांट के घर के काम किया करते थे, एक दूसरे की हेल्प करने के हिसाब से। तो मेरे जब फ्री टाइम होता था कि अब आप पूरा दिन नहीं पढ़ते हो, आप 8-10 घंटे ही पढ़ते हो, तो सुबह शाम में मैं एकदम घर की, पापा की, मम्मी दोनों की हेल्प कर दिया करती थी। और अदरवाइज अगर कभी ऐसा है कि मेरा नेक्स्ट टेस्ट है या कोई ऐसा है कि मैं बहुत बिजी हूँ, तो फिर वो लोग मुझे बॉदर नहीं करते थे। ठीक है फैजान साहब, इस फील्ड में चूंकि अब आप दोनों ऑफिसर बन जाएंगे, ट्रेनिंग होगी, क्या मकसद है, किस मकसद के तहत आप आए जो आपको अब करना है? जी, मैं अपनी यूपीएससी की पढ़ाई के दौरान भी मैंने एक चीज ये गौर फिक्र करी कि भारत सरकार और साथ ही साथ राज्य की सरकारें जो है वो अलग अलग तरह की स्कीम, पॉलिसी और प्रोग्राम चला रही होती है हर तरह के तबके के लिए, लेकिन लोगों के बीच में उनकी जानकारी नहीं होती, अवेयरनेस नहीं होती है। तो मेरा एक IAS ऑफिसर होने के नाते सबसे पहले तो ये कोशिश रहेगी कि उन स्कीम के बारे में जानकारी लोगों तक पहुंचाऊं, उनका इम्प्लीमेंटेशन और बेहतर और दुरुस्त तरीके से, जो काफी अच्छी स्कीम जैसे जनधन योजना है, प्रधानमंत्री आरोग्य योजना है, और हर तरह की कोविड के दौरान जो काफी अच्छी स्कीम चलाई गई है, उनको मैं अच्छी तरह से अमली जामा पहना के उनको इम्प्लीमेंट कर सकूं और देश के, समाज के लोगों के जो तरक्की है उसमें मैं अपना एक रोल अदा कर सकूं। तो ये मेरा एक कोशिश रहेगी, मकसद रहेगा। जी, आपका क्या मकसद होगा सदफ साहिबा? मैम सबसे पहले तो मेरा यही है कि मैं कभी भी जो नीडी लोग हैं, किसी भी सोसाइटी के किसी भी स्टेटस से, किसी भी सेक्शन से आते हो, सबकी हेल्प कर पाऊँ। लेकिन मेरा एक फोकस जो बहुत रहेगा वो विमेन एम्पावरमेंट पे रहेगा, क्योंकि हमारी सोसाइटी में आज भी विमेन उतनी एम्पावर्ड नहीं है, उतनी इक्वल उनका पार्टिसिपेशन नहीं है। काफी चीजें हैं जो हमारी सरकार कर रही है, हमारी कम्युनिटी को भी आगे आने की जरूरत है, हमारी सोसाइटी को। तो उस चीज पे हमेशा मुझे लगता है कि एजुकेशन हो, चाहे हेल्थ केयर हो, चाहे उनका एक एम्प्लॉयमेंट का इशू हो, वो हमेशा मेरे लिए एक प्रायोरिटी वाली एक फील्ड रहने वाली है। जी, अभी ऑफिसर बनने से पहले और ऑफिसर बनने के बाद की जिंदगी में कुछ फर्क नजर आ रहा है आपको? कि पहले लोगों का रिएक्शन आपको लेकर कैसा रहता था और अब रिएक्शन में तब्दीली जरूर आई होगी? पहले शायद जो ज्यादा फर्क तो नहीं है, जो थोड़ा बहुत फर्क है वो ये कि पहले मैं घर पे ही रहती थी, ज्यादा बाहर मिलना सोशल लाइफ उतनी ज्यादा नहीं लोग आपको लेकर लोगों की राय, आपको लेकर लोगों की राय बदली है? आई थिंक बदल जाती है, बिकॉज पहले मैं सेम बात कर कहती थी तो मैं एक नॉर्मल लड़की की तरह उस बात को लिया जाता था कि हाँ ये इनका ओपिनियन है। अभी मैं कोई बात कहती हूँ तो उस चीज का वेटेज है, लोग उस चीज को सुनना चाहते हैं, लोग मेरे से इंस्पिरेशन ले रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस चीज को मैं काफी एक सोसाइटी के लिए फायदेमंद चीज में ट्रांसलेट कर सकती हूँ अगर मैं उनको इन्फ्लुएंस कर पाऊँ।
जी। फैजान साहब, आप सोसाइटी को लेकर आपका क्या टेक होगा, आपने ये बताया। बाकी मैं ये जानना चाहूँगी कि आप यूपीएससी एस्पिरेंट्स से क्या कहना चाहेंगे, और वो लोग जो न्यू कमर हैं, जो आना चाहते हैं इस फील्ड में, उनके लिए आपका क्या पैगाम है कि सोचिए मत, बस आ जाइए। शायद फैजान को आवाज़ मेरी नहीं पहुँच पा रही। सदर साहिबा, आप ही इस सवाल का जवाब दे दीजिए। मेरा मैसेज जो रहेगा यूपीएससी फ्रेटर्निटी को भी और बाकी बच्चों को भी जो इस प्रोग्राम को देख रहे होंगे, वो ये कि लाइफ में अपने गोल्स सेट कीजिए। गोल्स छोटे बड़े कुछ भी हो सकते हैं और कोई भी चीज अनअचीवेबल नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आप क्या करना चाहते हैं। और एक बार आपके गोल्स अगर आपने सेट कर लिए तो फिर उनको पाने के लिए पूरी डेडिकेशन, पूरी मेहनत से आप काम कीजिए। और एक बार जब आप वहां पहुंच जाएंगे तो आपको अपनी जिंदगी में जो आपने इतने एफर्ट डाले हैं, जो आपने इतनी फाइट की है, वो सब बहुत वर्थ इट लगेगा। बिल्कुल, आपने बहुत बड़ी बात कही कि जब वो मकाम आप हासिल कर लेंगे, आपको मिल जाएगी, तब लगेगा कि आपने ज़िंदगी में बहुत कुछ किया है और लोगों के लिए कर सकते हैं। इसके साथ ही मेरा सवाल सदफ साहिबा आपसे ये है, चूँकि बहुत लंबा ये एग्ज़ाम होता है, प्रीलिम्स होता है। फर्स्ट अटेम्प्ट में शायद आपने प्रीलिम्स भी नहीं निकाला था, या निकाला था? नहीं मैम, मैंने कुछ मार्क्स से प्रीलिम्स मिस तो कर दिया था। पहली बार जब आपने एग्जाम दिया था और जब दूसरी बार एग्जाम दिया, तो कितनी ज्यादा और हिम्मत लगाई और कितना कितना और ज्यादा आपके ऊपर प्रेशर था कि इस एग्जाम को आपको पास करना है? मैम जब पहली बार एग्जाम के लिए नहीं आई थिंक बहुत जो चेंज हुआ है वो मेरे एटीट्यूड में चेंज हुआ है। मेहनत तो मैं पहले भी बहुत करती थी, लेकिन जब मेरा पहले अटेम्प्ट में प्रीलिम्स ही क्लियर नहीं हुआ तो मुझे लगा कि अच्छा ये कैसे हो सकता है, क्योंकि मैं जिंदगी भर से टॉपर रही थी, अच्छी बच्ची थी पढ़ने में, तो मुझे लगा कि ये तो मैं डिजर्व करती थी, पर मैं नहीं कर पाई। तो मेरे लिए एक रियलिटी चेक था वो चीज। तो मुझे उस टाइम समझ में आया कि प्रेशर ये सब चीजें इसलिए होती है क्योंकि हम एग्जाम से इमोशनली अटैच हो जाते हैं। हमें वो नहीं करना है, हमें एग्जाम को एग्जाम की तरह लेना है। हमारी अपनी खुद की कुछ लाइफ है, हमें उसमें भी बैलेंस बना के चलना है, और ये चीज आगे एडमिनिस्ट्रेशन में भी हमें ध्यान में रखनी है। क्या बात, तो मुझे लगता है कि मेरी पर्सनल थर्ड रैंक आ जाएगी, क्योंकि आप मुस्लिम्स में पहला मकाम आपने हासिल किया है 23वां नंबर हासिल करते हुए। एक्सपेक्ट किया था कि ये रैंक आएगी? एग्जाम्स वगैरह सब मेरे अच्छे हुए थे, तो मुझे उम्मीद थी कि टॉप 200 और 100 में रैंक आ जाएगी। टॉप 25 तो मैंने भी नहीं एक्सपेक्ट फैजान साहब, किया आपके था। पास मेरी आवाज पहुंच रही होगी, तो आपसे मेरा सवाल यही है कि आपने एक्सपेक्ट किया था कि 58वां रैंक आपको हासिल होगा? क्योंकि यूपीएससी एग्जाम जो है ना, हिंदुस्तान का सबसे टफ एग्जाम है। इसमें ये होता है कि आप क्वालिफाई कर ले, सीट अपने लिए रिजर्व कर ले, वही बड़ी बात होती है। जी, मैं सच कहूँ तो मैंने कभी ये सोचा नहीं था, सही में मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरी इतनी अच्छी रैंक आएगी अल्हम्दुलिल्लाह से। मैं यही दुआ करता था अल्लाह से भी कि बस लिस्ट में नाम आ जाए, चाहे नीचे नाम आए या कहीं भी नाम आए, बस लिस्ट में नाम हो। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि जो मेरे चाहने वालों ने, दोस्तों, अहलो अयाल ने, अहबाब ने जो मेरे लिए दुआएं करी, अल्लाह से दुआ मांगी, उसका एक बहुत बड़ा किरदार था, बहुत बड़ा रोल था जो आज मेरी ये रिजल्ट आई। हाँ, लेकिन मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं करा था कि 58 रैंक आ जाएगी। ये थोड़ा था कि लिस्ट में नाम आ जाएगा तो अच्छी बात है, लेकिन अल्लाह का करम था कि 58 रैंक आई और आज मुझे कामयाब। यूपीएससी एस्पिरेंट से भी लोग सवाल करते हैं, जो क्वालिफाइड होते हैं उनसे भी यही सवाल होता है। आप दोनों से भी मेरा ये सवाल है, क्योंकि व्यूअर्स ये सवाल करना चाहते हैं कि यूपीएससी क्वालिफाई करने के लिए एक वक्त क्या मुतय्यन होना चाहिए, क्योंकि आप मॉर्निंग में भी पढ़ सकते हैं, नाइट वाले पढ़ने वाले हो सकते हैं, लेकिन कितने घंटे की पढ़ाई करें तो इस बड़े एग्जाम को क्रैक किया जा सकता है? सदफ साहिबा पहले आप, फिर उसके बाद फैजान साहब आपसे जवाब। बिल्कुल, मैं हमेशा मानती हूँ कि आपका जो शेड्यूल है आप अपने हिसाब से रखिए। अगर आपको रात को पढ़ना है आप रात को पढ़िए, दिन को पढ़ना है दिन को पढ़िए। और मुझे लगता है एक सिर्फ सिंगल फैक्टर है वो ये कि कंसिस्टेंट रहिए आप। मैं दिन में जैसे 10 घंटे बैठती थी, उसमें से 8 घंटे में प्रोडक्टिवली पढ़ ही लेती थी। और आई थिंक 8 घंटे से ज्यादा पढ़ेंगे तो शायद थोड़ा ये रहता है कि दिमाग में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि सब थक जाते हैं। इस दरमियान किसी से आपने हेल्प लिया या नहीं लिया सदर साहिबा? नहीं मैम, मेरे आसपास काफी लोग कुछ केस स्टडीज वगैरह की होंगी आपने? बहुत सारे लोग करते हैं इस फील्ड में आने से पहले तक। मेरे आसपास काफी लोग थे जो प्रिपेयर कर रहे थे, बाकी भी काफी लोगों से मेरी बात होती थी जो इस फील्ड में काम करते थे। तो मुझे लगता है कि वो एक जो डायरेक्शन थी वो मुझे समझ में आ रही थी, और मैं देख रही थी कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं, मैं क्या नहीं कर रही हूँ। फैजान साहब, आपका जवाब। जी,
जी, मैं सबसे पहले तो सदर से बिल्कुल एग्री करूँगा। उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि सबका अपना एक शेड्यूल होता है और वो होना भी चाहिए। हाँ। किसी को रात में पढ़ने में, किसी को दिन में पढ़ने में। जैसे मैं खुद था तो मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो मुझे रात में पढ़ने में काफ़ी आराम और सहूलियत लगती है, तो मैं रात को ज़्यादातर पढ़ा करता था। रही बात कितने घंटे पढ़ाई करने की थी, तो मैं रिकॉर्ड पे ये कहना चाहूँगा कि मेरे दोस्त थे जो उन्होंने मुझसे कहा था कि वहाँ जाके ये मत कह देना कि 14-16 घंटे पढ़ाई करता था, वरना बहुत मारेंगे तेरे को। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि बिल्कुल एक मिथ सा बन गया कि यूपीएससी निकालने के लिए 12-12, 15 घंटे पढ़ना पड़ता है। हाँ। लेकिन मेरे को नहीं लगता कि इसकी ज़रूरत है। मैं खुद 8 से 10 घंटे पढ़ाई किया करता था और जैसे सदफ ने भी कहा कि यानी 8 ये घंटे तो इनफ है। आपकी प्रोडक्टिव पढ़ाई। हाँ जी, सिर्फ और सिर्फ 8 से आपको 10 घंटे पढ़ना है, बिल्कुल। तो ध्यान लगाकर पढ़ना है और फोकस करके पढ़ना है, कंसिस्टेंसी बरकरार रखना है। ये सबसे बड़ा मंत्र है यूपीएससी क्रैक करने का। आप दोनों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। न्यूज़ 18 उर्दू की तरफ से आप ऐसे ही बढ़ते रहें और लोगों की खिदमत करते रहें। जिस जज्बे के तहत, जिस मकसद के तहत इस फील्ड में आप आए हैं, उस मकसद में कामयाब हो। मुझे दीजिए इजाज़त, आपका बहुत शुक्रिया। फिलहाल चलती रहेगी ज़िंदगी। आदाब।